द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी का 6th क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीएसपी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये द पीसीएस स्टडीज़ एक यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा 70th बीपीएससी मेंस के लिए पूरा सिलेबस कम्प्लीटली कवर करवाया जा रहा है, जिसमें यूट्यूब लेक्चर्स और टेलीग्राम पे इसके रिस्पेक्टिव नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जिसमें आप जुड़कर फ्री में बिना किसी ₹1 खर्च किए हुए पूरा 70th मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इससे जोड़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले हम लोगों ने लक्ष्मीकांत का 5 लेक्चर ऑलरेडी देख लिया है और 1 फरवरी से हमारा इकोनॉमी और ज्योग्राफी का लेक्चर्स स्टार्ट होगा जो GS2 में आता है। हम लोग पहले GS2 को स्टार्ट किए हैं, जिसमें GS2 में पहला टॉपिक रहता है सेक्शन 1, जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा 31 जनवरी तक पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 रहता है जिसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी रहता है, तो वो दोनों मिला करके 1 फरवरी से 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहता है GS2 में, जिसे हम लोग 15 से लेकर 20 फरवरी तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेक्शन 1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो DPSP इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये पार्ट 4 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड जो एक कंट्री है वही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और उससे फिर स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसे लिया था। ये रिजेंबल करता है यानी मिलता जुलता है किससे, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जो कि इशू किया गया था गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमें बीपीएससी में सेक्शन 1 यानी कि हिस्ट्री में GS1 सेक्शन 1 हिस्ट्री में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स या काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट्स, ये सारे एक्ट्स पढ़ने हैं। तो उसी में एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया था गवर्नर जनरल और गवर्नर को कि उन्हें किस तरह से इंडिया को एडमिनिस्टर करना है। तो वही जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसी से मिलता जुलता है DPSP। ये भी रूल ऑफ या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो गवर्नमेंट को दिए गए हैं कि कैसे इंडिया को एडमिनिस्टर करना है। और ये कहाँ से इंस्पायर है, तो ये इंस्पायर है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, और BR अम्बेडकर जी ने इसे कहा है नॉवेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे कहा जाता है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट या नॉवेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ग्रैनविल ऑस्टिन, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा कहा गया कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये जो कीवर्ड्स हैं आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिएगा जब आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिखेंगे। जब हम लोग आंसर राइटिंग के मास्टर क्लासेस देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखा जाता है। तो आप अगर इस कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, वेलफेयर स्टेट या नॉवेल फीचर्स, कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर आप जनरल स्टेटमेंट लिख दीजिएगा तो फिर मार्क्स एवरेज मिलता है। डिफरेंस क्या फंडामेंटल राइट्स और DPSP में, तो फंडामेंटल राइट नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करता है हमें कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करना, वैसे करना। वहीं DPSP जो है वो हमारे राइट्स को बढ़ाता है कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिशिएबल है और DPSP जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। लीगली बाइंडिंग है फंडामेंटल राइट्स, और DPSP जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी कि इसके अगेंस्ट हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होता है तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, वहीं DPSP अगर वॉयलेट होता है तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इस्टेब्लिश करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, वहीं DPSP जो है वो इस्टेब्लिश करता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स जो है वो लीगली सैंक्शनड है और DPSP जो है वो मोरली एंड पॉलिटिकली सैंक्शनड है, यानी कि मोरली ये माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऐसा करना चाहिए, पर वो ज़रूरी नहीं है। वही फंडामेंटल राइट्स जो है वो लीगली सैंक्शन है, यानी ज़रूरी है करना। अगर गवर्नमेंट ये प्रोवाइड नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। वहीं फंडामेंटल राइट्स जो है नॉट रिक्वायर लॉ फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी फंडामेंटल राइट्स अगर दे दिया गया है कि राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम, तो वो दे दिया गया है, उसके लिए लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। DPSP को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उससे रिस्पेक्टिव लॉ बनाया जाता है, तब इम्प्लीमेंट होता है। ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स, DPSP जो नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल है। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हम लोग
कोर्ट जाते हैं और कोर्ट कैन डिक्लेयर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के चलते लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वहीं डीपीएसपी को अगर कोई लॉ वायलेट करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया जा सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन, ये मिनर्वा मिल्स केस में दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। मिनर्वा मिल्स केस में लिखा गया था 1980 में कि बेडरॉक ऑफ बैलेंस पे बेस्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के। यानी कि जब अगर बात आती है कि बड़ा कौन है, फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि फंडामेंटल राइट्स को कम किया जाए और डीपीएसपी को ज़्यादा किया जाए। गवर्नमेंट ये चाहती है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए, डीपीएसपी को कम। तो ये जब इशू क्रिएट हुआ था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स पास हुए थे जो हमने ट्रेस किया था कि कौन कौन तरह के जजमेंट पास हुए हैं। पहले ही लेक्चर में हमने लक्ष्मीकांत पॉलिटी का डिस्कस किया था, जैसे कि गोलकनाथ मेहता केस या केशवानंद भारती केस, वामन राव केस, मिनर्वा मिल्स केस, ये सब हमने जब डिस्कस किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तब हमने डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में अगर इशू होता है तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आता है, जब ये बोला गया कि दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, दोनों इक्वली बैलेंस्ड हैं, और अगर दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा हो जाता है तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए बेडरॉक ऑफ बैलेंस पे बेस्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री। बोथ आर बेसिक फीचर्स। और एक एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 39 का बी और सी आर्टिकल 14 और 19 से बड़ा है। ये डीपीएसपी है मगर फिर भी 14 और 19 से बड़ा है, क्योंकि इसमें जो है सोशल इनजस्टिस को कम करने की बात कही गई है। वहीं डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है। डीपीएसपी जो आउटसाइड पार्ट 4 है वो आर्टिकल 335 जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं एससी एसटी को, आर्टिकल 350A जो प्रोवाइड करते हैं मदर टंग इंस्ट्रक्शन, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल यानी 1 से लेकर 5 तक, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 8 तक किया जा रहा है मदर टंग एजुकेशन को। उसी तरह से आर्टिकल 351 जिसमें हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन की बात कही गई है। अब जब भी हम लोग डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो उसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन आए डीपीएसपी का, तो आप इसे डायरेक्ट ना लिख के 3 पार्ट में लिखिएगा। पहला तो सोशलिस्ट पॉलिसीज़, दूसरा गांधीयन पॉलिसी और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल पॉलिसीज़। ये 3 तरह से हम लोग इसे डिवाइड करके तब पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को ज़्यादा समझ में आता है और हमें लिखने में भी आराम होता है और इसमें मार्क्स ज़्यादा फेच होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, तो वो अलग अलग आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है सिक्योरिटी ऑफ सोशल ऑर्डर, मिनिमाइजेशन ऑफ इक्वालिटी। तो हम लोग इससे रिस्पेक्टिव करंट अफेयर जो है वो भी यहाँ पे देखिए रेड पेन से लिखा हुआ है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल जो डीपीएसपी है वो क्या है 38 में, तो सिक्योरिटी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ये किया जाएगा। तो इसी कैसे किया जा रहा है, तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। 39 में क्या लिखा गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, ये कैसे किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के द्वारा। फ्रेंड्स आप चाहें तो बहुत सारा गवर्नमेंट का स्कीम्स और पॉलिसी चल रहा है, तो आप इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये किसके द्वारा दिया जा रहा है अभी, तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसी तरह से नालसा है नेशनल लीगल सर्विस एड, इस तरह से ये सारे फ्री में लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं पुअर को, इक्वल जस्टिस। उसी तरह से 41 में है राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन, ये RTE जो है राइट टू एजुकेशन 2009 का 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उससे दिया जा रहा है। उसी तरह से आर्टिकल 47 में लिखा हुआ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। उसी तरह से हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल्स देख लेते हैं क्या क्या है, तो आर्टिकल 40 इसमें लिखा हुआ है विलेज पंचायत के बारे में, जो कि दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 43 में है प्रमोशन ऑफ कोटाज इंडस्ट्री, इसके लिए प्रमोट किया जा रहा है झारक्राफ्ट या झारखंड में झारक्राफ्ट, खादी, उसी तरह बिहार में जीविका मिशन। 46 में क्या लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SC ST OBC, इसके लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे। उसी तरह 47 में प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन, ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा बिहार जिसमें कंजम्पशन पर बैन लगा हुआ है। 48 में है प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काऊ, ये भी इंप्लीमेंट है बहुत सारे स्टेट्स में। लास्ट हमारा आ जाता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स,
तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आ जाता है 44 यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया इस बार 26 जनवरी के बाद से। उसी तरह गोवा में ऑलरेडी लागू है। आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन टिल 6 ईयर। तो इसके लिए ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और PM पोषण अभियान। उसी तरह से 48 में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और बहुत सारा PM मत्स्य संपदा अभियान, इस तरह से बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट का। PM किसान अभियान। उसी तरह से आर्टिकल 48 का A में लिखा हुआ प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इससे हम रिलेटेड हमने देखा कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया है जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी लॉ नहीं पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज शैल बी नाउ फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 14 एंड 21। उसी तरह से आर्टिकल 50 है, उसमें लिखा हुआ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इसके लिए CRPC यानी लागू हुआ है 1973। इसका फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसी तरह से सेपरेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी लाया गया है। आर्टिकल 51 में लिखा हुआ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस। इसके लिए हमने NAM लाया यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है। उसी तरह से फंडामेंटल जो DPSP है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो कुछ बार अमेंडमेंट्स हुए हैं जैसे 1976 में, 1978 में, 2002 में, 2011 में। 2002 वाला जो अमेंडमेंट था उसमें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया, जो आर्टिकल 45 में जोड़ा गया कि अप टू 6 ईयर्स चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब हमने पहले ही देख लिया राइट टू एजुकेशन में आर्टिकल 21A में। उसी तरह 2011 में इसमें अपडेट जो किया गया वो था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला गया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आर्टिकल 45 का B में है। क्रिटिसिज्म क्या है DPSP का, तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर इसका वॉयलेशन होता है तो। इलॉजिकली अरेंजमेंट है इसका और कन्फ्लिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। ये कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो फ्रेंड्स हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहले ही करंट अफेयर में प्रोवाइड कर दिया है टॉपिक और नोट्स कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, कैसे होता है और इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है, ये चीज़ हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। आइए हम इसे समरी में देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, आपको ये याद रखना है कि गोवा में ऑलरेडी UCC लागू है और इस बार 26 जनवरी से उत्तराखंड में ये लागू कर दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइए हम लोग देखते हैं इसे। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू नेशनल सिविल कोड यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल। ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसमें एरिया है कि किस किस चीज़ों पे ये लागू होगा। तो सिविल केसेस में लागू होता है जैसे मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सब केसेस में। और इसका कहना है कि नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पर्सनल लॉ और नॉट अपोज सेकुलरिज्म, यानी सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है ये, सिर्फ ये राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि सिविल लॉ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, उन राइट्स को ये प्रोवाइड करता है। जैसे वो राइट्स हैं मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस जैसे राइट्स को ये और बेटरमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स क्या क्या है UCC से रिलेटेड, तो शाहबानो केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। उसी तरह से सरला मुदगल केस, ये आप केसेस पढ़ लीजिएगा, इसमें भी लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू होना चाहिए। और इससे रिलेटेड फिर फेवर में क्या आर्गूमेंट हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, तो क्यों लागू होना चाहिए, तो आइए हम लोग उसे देखते हैं कि प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन्स, यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड सिविल लॉज ऑल सिटीजन्स शैल बी इक्वल अगेंस्ट लॉ। उसी तरह से प्रमोशन ऑफ जेंडर पैरिटी, जिसमें पर्सनल लॉज जैसे प्रमोट जेंडर पैरिटी, जैसे कि पर्सनल लॉज जो है वो बायस्ड हैं, अकोमोडेट एस्पिरेशन ऑफ यंग पॉपुलेशन जैसे लिव इन रिलेशनशिप, ये सब ऑलरेडी इंडिया में एप्लीकेबल है। इस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। सपोर्ट नेशनल इंटीग्रेशन, बाईपास अपर कास्ट पैट्रियार्कल नोशन ऑफ सोसाइटी, यानी जो पैट्रियार्कल नोशन है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है इंडिया में। टीनेट्स ऑफ इस्लाम स्पेसिफिक टू स्पेशियो टेम्पोरल, यानी कि शुड नॉट स्टैंड स्टिल इन चेंजेस टाइम एंड कंटेक्स्ट, मतलब कि जो टीनेट्स ऑफ इस्लाम है जो कि थोड़े रिग्रेसिव हैं अगेंस्ट वुमेन, उसे चेंज करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉज चेंज इन इंडोनेशिया, पाकिस्तान, टर्की एसेट्रा, यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं या फिर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन सेकुलर या इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, टर्की,
इनमें जब पर्सनल लॉज में चेंजेस हो चुके हैं तो फिर इंडिया में भी करने की ज़रूरत है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर गोवा में इम्प्लीमेंटेड है तो फिर पूरे इंडिया में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है। एज हिंदू लॉज चेंज वाई नॉट मुस्लिम लॉज कुड चेंज। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्या क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसके कारण इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी के कारण इसे इम्प्लीमेंट करने में इशू क्रिएट होगा और अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा, पब्लिक आउटक्राई होगा। उसी तरह इंक्रोचमेंट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम जो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है कि रिलीजियस फ्रीडम जो है तो ये उसके अगेंस्ट जाता है। इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर, सेंसिटिव टास्क है, टाइम नॉट सूटेबल है अभी, और इसके लिए इवोल्यूशनरी पाथ को एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि जब कंसेंसस हो तभी इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, विदाउट कंसेंसस इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज का देखते हैं जिसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है और ये लिया गया है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो पहले का रशिया था 1991 से पहले का, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और अभी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि है जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ अवेलेबल हैं। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए थे। 40 ओरिजिनली टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जो कि फिर बाद में चेंज हुआ, जिसमें पार्ट, और ये दिया गया कहाँ है तो पार्ट 4 का ए सेक्शन में। और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो नया ऐड हुआ वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो हमने देखा राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। तो कुल मिलाकर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी हैं। और ये कैसे आए थे तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी वो एक कमेटी थी जिसके द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया। और इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर को रिलेटिव एंड सर्व एज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर। ये कहना था स्वर्ण सिंह कमेटी का कि अगर राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो ड्यूटीज़ भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक को रिलेशन है इन दोनों में, और एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। इसमें फीचर्स क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कि ये मोरल और सिविल ड्यूटीज़ इसमें दिए गए हैं, ये हमें मोरालिटी की याद दिलाता है। उसी तरह और ओनली फॉर सिटीजन्स, यानी कि अगर कोई इंडिया के बाहर का कोई अगर आता है इंडिया में फॉरेनर तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। जैसे हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है कुछ वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 11 वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये इंस्पिरेशन देते हैं सिटीजन्स को, और ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, इसीलिए इनके अगेंस्ट कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। यही इसके लिए सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। ये बहुत वेग है और एम्बिगुअस है, क्योंकि इसमें नॉवेल आइडियाज़, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, इस तरह की बात की गई है जो कि बहुत वेग है, और इस पर अगर कोई कोर्ट में जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है इन टर्म्स को डिफ़ाइन करना। नॉट इंक्लूड मेनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़, जैसे कास्टिंग वोट, इससे इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। टैक्स पेइंग जो है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ड्यूटीज़ क्या क्या हैं तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है फ्रेंड्स, ये डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी जब पढ़ लिए तब आ जाता है एग्जीक्यूटिव। अब हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ बचा है पढ़ने के लिए, एक है एग्जीक्यूटिव और दूसरा है जुडिशियरी, और एक तीसरा है लेजिस्लेचर। ये तीन चीज़ें एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर, सिर्फ यही चीज़ बचा है अब लक्ष्मीकांत में पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आइए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें पहला है प्रेसिडेंट। और हम लोग पहले पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 52 से 78 के बीच में, जो कि पार्ट 5 में आता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा ही जाता है, तो हम लोग देखते हैं इसे प्रेसिडेंट। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स है आर्टिकल 53 जिसमें लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। उसी तरह 54 में लिखा हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं। 61 में लिखा हुआ है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा। 72 में लिखा हुआ है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 74 में लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब कैसे बनेंगे। 75 में लिखा हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्योंकि मेन जो हेड ऑफ द स्टेट है एग्जीक्यूटिव के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और हेड ऑफ द स्टेट जो कि नॉमिनल होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को हम लोग कहते हैं डी जर रूलर या डी जर एग्जीक्यूटिव, और डी फैक्टो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आप ये टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में, जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं या डी जर एग्जीक्यूटिव होते हैं, और इनका इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन को अगर वॉइड कर दिया जाता है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट का कोई इलेक्ट होते हैं और उस इलेक्शन प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देती है, तो उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस को रिमूव नहीं किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा जो भी एक्ट किया गया है या एक्ट या लॉ जो भी उन्होंने एसेंट या साइन किया है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, सिर्फ उनका इलेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो इंडियन होना चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और उनका क्वालिफिकेशन लोकसभा के इलेक्शन का कैंडिडेट के रूप में फिट होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट का ओथ होता है। और वैकेंसी कैसे हो सकती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो होती है प्रेसिडेंट के सीट में डेथ हो जाने से, टर्म एक्सपायर हो जाने से, या उनका इलेक्शन को डिसक्वालीफाई कर दिया गया अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब, या फिर वो खुद डिसक्वालीफाई हो गए किसी कंडीशन के कारण तो, या उनका रिमूवल कर दिया गया अगर तो, या वो रिज़ाइन कर देते हैं तब। ये 6 कंडीशंस हैं जिनमें इनका सीट जो है वो वैकेंट हो जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इम्पीचमेंट क्या होता है। तो इम्पीचमेंट जो है वो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, और ये एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, यानी कि जुडिशियरी से रिलेटेड प्रोसेस है जो कि इनिशिएट होता है आइदर हाउस या लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी ये स्टार्ट किया जा सकता है। चार्जेस जो है वो साइन किए जाते हैं 1/4 मेंबर के द्वारा, तभी इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है, और लाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, एडवांस नोटिस, यानी जब भी मोशन लाना है उससे 14 दिन पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। पास बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप से पास होना चाहिए, यानी अगर लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं तो इसका 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट जो है वो पास करने चाहिए, 2/3 मेंबर्स जो है उनका साइन होना चाहिए कि ये बिल पास किया जाता है। उसी तरह से राज्यसभा का 2/3, अदर हाउस सस्टेन चार्ज, यानी दूसरे हाउस को भी सस्टेन करना पड़ेगा चार्ज को और पास करना पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी से, तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं। और ये है कि अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए हैं। उसी तरह से नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबली जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इनके इलेक्शन में, लेकिन इनके इम्पीचमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इनके इम्पीचमेंट में। अब प्रेसिडेंट के पास पावर क्या होता है, तो मेनली प्रेसिडेंट के पास 7 तरह के पावर होते हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर, इमरजेंसी पावर, डिप्लोमेटिक पावर, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर। आइए हम लोग सातों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, तो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं इंडिया में। अपॉइंट ये करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कैग को, अटॉर्नी, कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 148 आर्टिकल। उसी तरह से अटॉर्नी जनरल को, यानी कि आर्टिकल 76। उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। उसी तरह से यूपीएससी यानी कि आर्टिकल 315। फाइनेंस कमीशन यानी कि आर्टिकल 280। इन सारे को ये अपॉइंट करते हैं। कमीशन ऑफ SC ST OBC, ये आर्टिकल 338 का, 338A और 338B। उसी तरह से अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि आर्टिकल 283। उसी तरह से डिक्लेयर एरिया, शेड्यूल एरिया, यानी कि जो सेक्शन शेड्यूल 4 में दिया हुआ है, शेड्यूल 5 में दिया हुआ है। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 233(9) में दिया हुआ है। सब सारे चीज़ों को प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर लेते हैं। उसी तरह से इमरजेंसी पावर जो होता है प्रेसिडेंट के पास, वो होता है नेशनल इमरजेंसी, जो हमने पहले ही देख लिया है इमरजेंसी पावर्स।
तो नेशनल इमरजेंसी जो कि आता है आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और 365 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में। उसी तरह से प्रेसिडेंट के पास जो मिलिट्री पावर होता है उसमें होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द स्टेट। उसी तरह से डिक्लेयर ये कर सकते हैं वॉर और कंक्लूड कर सकते हैं पीस। डिप्लोमेटिक पावर होता है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर साइंड बाय प्रेसिडेंट। उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन इंटरनेशनल फोरम्स। लेजिस्लेटिव पावर बहुत सारा है इनका, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि समन, प्रोरोग, पार्लियामेंट, डिसॉल्व लोकसभा, यानी कि पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं यानी सस्पेंड कर सकते हैं, और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं यानी कि ख़त्म कर सकते हैं, टर्मिनेट। समन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को, एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को 2 टाइम। पहला तो होता है फर्स्ट सिटिंग एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो नया साल स्टार्ट होता है जनवरी में, तब ये जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं। और दूसरा होता है कि लोकसभा जब न्यूली इलेक्ट होता है तब उसे एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। अपॉइंट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर व्हेन वैकेंट, यानी कि स्पीकर और चेयरमैन। उसी तरह से नॉमिनेट करते हैं मेंबर को, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। अब ये लोकसभा का 2 वाला जो है ये खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन वाला, और राज्यसभा में 12 ये अभी है। उसी तरह से डिसाइड करते हैं क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी अदर देन शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 में जो एंटी डिफेक्शन वाला है उसे छोड़ के बाकी सारे जो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज होते हैं उनके लिए ये डिसाइड करते हैं कि वो डिसक्वालीफाई होंगे या नहीं। प्रायर रिकमेंडेशन नीडेड फॉर मनी बिल, यानी मनी बिल अगर लाना है, मनी बिल तो ऑब्वियस है कि लोकसभा में ही आता है, तो लोकसभा में अगर मनी बिल लाना है तो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। और अगर बाउंड्री चेंज करना है किसी भी स्टेट का तो उसी तरह से प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं जिसका वैलिडिटी मैक्सिमम 6 महीना और 6 हफ्ता होता है, 6 मंथ एंड 6 वीक्स। उसी तरह से प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट करते हैं बिल को, किसी भी बिल को, जो भी बिल पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उस पर एसेंट करने का प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। और ये प्रेसिडेंट एसेंट कर सकते हैं यानी साइन कर सकते हैं, विथहोल्ड यानी साइन करने से रुक सकते हैं, या बिल को रिटर्न कर देते हैं जिसे वीटो पावर कहा जाता है। उसी तरह से ले कर सकते हैं रिपोर्ट्स, यानी कि इनके पास जो है बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज़ होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं और ये उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। कौन कौन सा रिपोर्ट, तो बहुत सारा है जिसमें कुछ का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कैग का रिपोर्ट, यूपीएससी का रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट्स को ये पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। मेक रेगुलेशंस फॉर यूनियन टेरिटरीज जो आर्टिकल 239 में है। फाइनेंशियल पावर क्या होता है प्रेसिडेंट के पास, तो मनी बिल इनसे पूछ कर ही लाया जाता है, बजट इनसे पूछ कर लाया जाता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होता है वो इनसे पूछ के लाया जाता है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन बना है अरविंद पनगड़िया जी के अंडर में, तो वो बनाने का अधिकार इन्हीं के पास है। जुडिशियल पावर, तो प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर होता है जिसमें ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। उसके बाद सीक एडवाइस ऑफ SC, यानी आर्टिकल 143 में ये लिखा हुआ है कि ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। उसी तरह से पार्डनिंग पावर होता है इनके पास। वीटो पावर जो हमने अभी देखा ऊपर उसे हम लोग डिटेल में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो वीटो पावर लिखा हुआ है आर्टिकल 111 में। किससे रिलेटेड है ये, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी अगर बिल, कोई भी बिल पास होकर आता है प्रेसिडेंट के पास तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को, साइन कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। अगर मनी बिल इनके पास आता है तो या तो वो उसे साइन कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, बट रिटर्न नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कोई बिल इनके पास आता है तो इनको मजबूरी है कि ये साइन ही करना पड़ेगा, न तो ये रुक सकते हैं साइन करने से, ना तो ये रिटर्न कर सकते हैं। वीटो टू प्रिवेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, ये वीटो पावर इसलिए दिया गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन पास कर देती है तो ये अपने कंसाइंस के द्वारा उस बिल को रोक देते हैं वीटो के द्वारा। और प्रिवेंट इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन, उसी तरह से 4 टाइप का वीटो होता है, उसमें से टोटल इंडिया में 3 है वीटो, अमेरिका में 4 टाइप का होता है। तो हमें पहला देखना एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि रिजेक्ट कर दिया बिल को। पॉकेट वीटो, यानी कि कुछ भी नहीं किया, डू नथिंग। सस्पेंसिव वीटो, यानी कि रिटर्न कर दिया बिल को। और क्वालिफाइड वीटो, यानी कि रिटर्न कर दिया गया बिल को, लेकिन अब अगर पहले 200 मेंबर्स ने अपना स्टैंड दिया था बिल के लिए, तो अब क्वालिफाइड वीटो अगर के द्वारा रिटर्न किया गया है तो अब 201 मिनिमम कोई का सपोर्ट होना चाहिए तभी ये बिल पास होगा। क्वालिफाइड वीटो का मतलब ये होता है
कि अगर उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें एसेंट नहीं दिए हैं बिल में, या बहुत ज़्यादा लोग एग्री नहीं हैं इस बिल के लिए, तो ये रिटर्न कर देते हैं, और अगर उससे ज़्यादा लोग अगर फिर साइन करके इनके पास भेजें तभी ये उसे एसेंट करते हैं। ये वाला पावर इंडिया में नहीं है, ये यूएसए में है। तो इंडिया में 3 ही है, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। आइए अब हम लोग फ्रेंड देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि नॉट पैरेलल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ये लोकसभा और राज्यसभा के पैरेलल पावर नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्प्रोरी सिचुएशन में लिया जा सकता है। व्हेन एनी और बोथ हाउसेज नॉट इन सेशन, यानी कि जब लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सेशन में ना हो तभी लिया जा सकता है, हर समय ऑर्डिनेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वाधवा केस और कूपर केस। कूपर केस में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस जो है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, यानी कोई अगर ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। उसी तरह से इशू ओनली ऑन सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, यानी पार्लियामेंट जिस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस लिया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस जो होता है वैलिडिटी का, वो 6 मंथ और 6 वीक होता है। कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑर्डिनेंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। और डीसी वाधवा केस जो कि बिहार से ही रिलेटेड है, इसमें कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट अगर एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार हल्का फुल्का मॉडिफाई करके पास करते रहते हैं और सरकार ये कोशिश नहीं करती है कि उस एक्ट या उस ऑर्डिनेंस को बिल के द्वारा पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जाए, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट कोई बिल या लॉ पार्लियामेंट या असेंबली में पास नहीं कराने के बजाय बार बार उसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाती है हल्का फुल्का मॉडिफाई करके, तो ये गलत है। कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, यानी बैक डेट से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे अगर 1 फरवरी है तो ये 1 फरवरी 2025 चल रहा है, तो ऑर्डिनेंस ऐसा हो सकता है कि 1 फरवरी 2020 या 2021 या कुछ भी ऐसा बैक डेट से वही लागू होगा लॉ। उसी तरह से पार्डनिंग पावर, तो पार्डनिंग पावर जो होता है वो होता है रिलीफ फ्रॉम सेंटेंस अनड्यूली हार्श, इसके अगेंस्ट लाया जा सकता है। करेक्ट किया जाता है पार्डनिंग पावर से जुडिशियल एरर्स को, यह आर्टिकल 72 में दिया हुआ है। और पार्डनिंग पावर जो है वो 5 तरह का होता है, पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशन, ये 5 तरह का होता है। इनके डेफिनेशन हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि पार्डनिंग पावर सही है या गलत, या फिर हमें देखना है कैपिटल पनिशमेंट सही है या गलत। तो मारू राम केस में बोला गया है कि एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, यानी कि पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट का है वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा एडवाइस देगी वैसा ही प्रेसिडेंट को काम करना होता है। रंगा बिल्ला केस जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया है कि पार्डनिंग पावर इज अ रेमेडी, ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ इट नीड नॉट बी रीज़न, यानी कि प्रेसिडेंट के पास कोई अगर पार्डनिंग के लिए भेजता है तो अगर प्रेसिडेंट अगर पार्डन कर दिए तो सही है, लेकिन अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि क्यों रिटर्न कर दिया गया। उसी तरह से एप्रू सुधाकरन केस में कहा गया है कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, अगर प्रेसिडेंट अगर पार्डनिंग पावर को रिजेक्ट कर देते हैं तो कुछ ऐसा केस कभी हो सकता है कि उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू लिया जा सके। शत्रुघ्न चौहान केस में कहा गया है कि डिले अगर किया जा रहा है पार्डन देने में तो वैलिड ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन, यानी कि सज़ा को कम कर दिया जाए। अगर प्रेसिडेंट के पास कोई व्यक्ति पार्डन के लिए भेजता है अपना बिल कि उसके जो सेंटेंस है या क्राइम है उसे पार्डन कर दिया जाए, और प्रेसिडेंट 10-20 साल तक अगर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तो मतलब ये कि एक वैलिड ग्राउंड है कि उसकी सज़ा को कम कर दिया जाए। उसी तरह से बच्चन सिंह केस में लिखा हुआ है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ले डाउन किया है रूल्स जिसके द्वारा ही कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है, ये पार्डनिंग पावर किया जा सकता है। वो है नो राइट टू ओरल हियरिंग, यानी प्रेसिडेंट से डायरेक्ट नहीं कोई व्यक्ति मिल के पूछ सकता है या ओरल हियरिंग करा सकता है। कैन एग्जामिन एविडेंस अफ्रेश बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट चाहे तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसे पार्डन करने के लिए ज़रूरी है उसे फ्रेश सुप्रीम कोर्ट से मांग कर भी देख सकते हैं। नॉट बाउंड टू गिव रीज़न, यानी कि प्रेसिडेंट अगर पार्डन कर देते हैं किसी को या रिजेक्ट कर देते हैं पार्डन, तो उसके लिए उन्हें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। लिमिटेड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, जो हमने ऊपर देखा एप्रू सुधाकरन केस में। उसी तरह से मर्सी रिजेक्ट अगर कर दिया तो फिर से स्टे नहीं लिया जा सकता है उस सज़ा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डेथ पेनल्टी हमें देखना है कि फेवर में और डिसफेवर में क्या हो सकता है। तो कम्स आउट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, ये हमें फेवर में देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि कम्स आउट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि जुडिशरी के द्वारा ही इसे दिया गया है, इसीलिए सही है। ऑलरेडी हमने बच्चन सिंह केस में देख लिया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है,
जाता है, इसीलिए सही है। उसी तरह हैंगिंग ऑफ कसाब याकूब मेनन, ये बहुत सही काम किया गया कि इन्हें हैंग किया गया, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स लाइफ होता है। उसी तरह से ह्यूमन राइट वायोलेशन जो बात आती है कि कैपिटल पनिशमेंट से ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये वैलिड ग्राउंड पे दिया जाता है। उसी तरह से बहुत सारे लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा कैपिटल पनिशमेंट को यूज़ किया जा रहा है, तो फिर इंडिया को इसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यूएसए के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। उसी तरह से नेबरहुड जो है इंडिया का, वो पीसफुल नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रबल है बॉर्डर्स पे, जैसे कि इंडिया चाइना बॉर्डर, अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तो ऐसे में बहुत सारे टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में होता है। तो इस कारण से कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अगेंस्ट में क्या है कि इसका यूज़ जो है वो माइनॉरिटीज़ या पुअर को डराने के लिए किया जा सकता है। आर्बिट्ररी यूज़ होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का, यानी कि ये जुडिशरी पर डिपेंड करता है कि वो किस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानती है। इस कारण से इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। जैसे अभी जो कोलकाता वाला केस हुआ था आरजी कार वाला, तो उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसे नहीं माना गया। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे मानती है किसे नहीं मानती, इसलिए इसका बहुत आर्बिट्ररी यूज़ होता है। पनिशमेंट शुड नॉट इमिटेट क्राइम, यानी कि जो गांधी जी का कोट है, एन आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो वही कंडीशन यहाँ पे हो जाता है कि अगर कोई क्राइम किया तो उसके अगेंस्ट हम उसके अगेंस्ट भी क्राइम कर दें या उसे कैपिटल पनिशमेंट दे दें, तो फिर वो तो उससे रिकोर्स टू जस्टिस ही खत्म हो जाएगा, उसे सुधरने का तो हमने मौका ही नहीं दिया। इसीलिए पनिशमेंट शुड नॉट इमिटेट क्राइम। उसी तरह से कंक्लूड किया जाना चाहिए कि लॉ कमीशन ने कहा कि इसे अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए और राइट टू डाई विथ डिग्निटी दिया जाना चाहिए। तो कुल मिला के यही बात है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्टैंड लेना है और हमें ये कहना है कि ये दिया जाना चाहिए, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, इसीलिए हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। प्रेसिडेंट से पूछा जाता है और थोड़ा बहुत प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो प्राइम मिनिस्टर में है कि प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है या डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है, तो प्राइमस इंटर पेयर्स कहा जाता है, जो कि लॉर्ड मॉर्ली ने कहा है। तो फ्रेंड्स, ये टर्म्स अगर आप यूज़ करते हैं इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में, तो आपको मार्क्स ज़्यादा आएंगे, जैसे रियल एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, प्राइमस इंटर पेयर्स। इनके लिए क्या क्या आर्टिकल्स मेंशन है, तो आर्टिकल 74 जिसमें लिखा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 में मेंशन है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है ड्यूटीज़ ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या ड्यूटी होता है, तो कम्युनिकेट प्रेसिडेंट, क्या चीज़ कम्युनिकेट करना है, तो ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो डिसीजन लेते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में, तो वो सारे डिसीजंस जो हैं वो बताने पड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को जा करके। उसी तरह से फर्निश इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट को अगर देना है तो वो काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। नॉट एमपी पीएम फॉर 6 मंथ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 6 मंथ के अंदर उसे इलेक्ट होकर आना पड़ता है। ये कंडीशन हमने पहले भी देखा था लक्ष्मीकांत नोट्स में। उसी तरह से ओथ दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को। टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो फिक्स नहीं है, जब सरकार चाहे तो बन सकती है, जब सरकार चाहे तो गिर सकती है। सैलरी एंड अलाउंस वो डिक्लेयर किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। पावर्स क्या क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में क्या क्या पावर्स होता है, तो आर्टिकल 78 की चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, यानी कि हमने ऊपर ही देखा कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग में क्या हो रहा है या क्या क्या एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए गए, ये सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को जाकर बताना पड़ता है। यही हो गया चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एडवाइस विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से अपॉइंट होंगे, किनको ओथ दिलाया जाएगा, ये सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। उसी तरह से कौन कौन ऑफिशियल्स अपॉइंट होंगे, जैसे ऑडिटर जनरल, कैग, यूपीएससी मेंबर्स, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स, तो ये सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करके प्रेसिडेंट को बताते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या रोल होता है, तो एडवाइस, समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं। हमने ऊपर देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो समन या प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो समन और प्रोरोग करते हैं प्रेसिडेंट, वो कैसे करते हैं, तो जब तक प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस ना हो तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते। उसी तरह से रिकमेंड कर सकते हैं डिसोल्यूशन या टर्मिनेशन ऑफ लोकसभा, अनाउंस कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन फ्लोर ऑफ हाउस। उसी तरह से रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कैन कोलैप्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग, यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर कोई एक मिनिस्टर है वो रिज़ाइन करते हैं
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स नहीं कर सकता है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दें या उनका डेथ हो जाए तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कोलैप्स यानी सरकार गिर जाती है। रेजिग्नेशन या डेथ होता है इनका तो वो सरकार गिर जाती है। रिकमेंडेशन फॉर मिनिस्टरशिप और रिज़ाइन मिनिस्टर्स, यानी कि रिकमेंड कर सकते हैं कि किसी मंत्री को हटाना है या किसी मंत्री को इंक्लूड करना है मंत्रिमंडल में। उसी तरह से एलोकेट एंड रीशफल पोर्टफोलियो चेंज करते हैं। शिक्षा मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, स्वास्थ्य मंत्री को लेबर मंत्री बना दिए, इस तरह से। उसी तरह से प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि क्योंकि ये हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मीटिंग होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स, उसमें ये हेड करते हैं। गाइड, डायरेक्ट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अदर पावर क्या क्या होता है, तो चेयरमैन होते हैं ये नीति आयोग के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के, ये सब के शेप करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। आप देख सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया का कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो वो फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस होता है वो प्राइम मिनिस्टर के कारण होता है। पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस होते हैं ये, लीडर ऑफ पार्टी होते हैं इन पावर, चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, और क्राइसिस मैनेजर होते हैं कोई भी अगर इंडिया में क्राइसिस आता है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जब कोविड आया था तो प्राइम मिनिस्टर जी टीवी पे और रेडियो पे बहुत सारा लेक्चर लाइव टेलीकास्ट करते थे कोविड से प्रिवेंशन का। उसी तरह से आइए अब हम लोग देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हमारा फ्रेंड्स आज का लास्ट टॉपिक होगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे अटॉर्नी जनरल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो एक वाइडर बॉडी होता है, कैबिनेट स्मॉल बॉडी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। और कैबिनेट में जो होते हैं एक ही कैटेगरी होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक लार्जर बॉडी होता है जिसके कारण ये एक साथ मिल नहीं पाता, और कैबिनेट जो होता है वो स्मॉल बॉडी होता है, वो फ्रिक्वेंटली मीट करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। कैबिनेट के पास सभी पावर होते हैं प्रैक्टिस में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक थियोरिटिकल टर्म है सिर्फ, और ये जो है डिफाइन करता है कैबिनेट को, जो कि एक्चुअल में सारा डिसीजंस लेते हैं। और ओरिजिनली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो मेंशन है 74 और 75 आर्टिकल में, वहीं कैबिनेट जो है वो टर्म मेंशन नहीं है और इसे बाद में ऐड किया गया 1978 में। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा टॉपिक्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल, कैग, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फिर पार्लियामेंट क्या होता है, और उसके बाद फिर जुडिशियरी। तो द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। हमने आज लक्ष्मीकांत पॉलिटी का ये 6ठा क्लास कवर किया। इसके बाद हमारा 1 फरवरी से इकोनॉमी और ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।